Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the next topic of the concerning chapter. This is aggregate supply. तो आज की क्लास में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो एग्जैक्टली व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? सबसे पहले हमें यहां ये समझना होगा कि एग्रीगेट सप्लाई है क्या. देखिए, इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं. वो प्रोड्यूसर्स जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना चाहते हैं, सेल करने के लिए ऑफर करते हैं, वो ही एग्रीगेट सप्लाई है. तो यहां एग्रीगेट सप्लाई में सभी प्रोड्यूसर्स के थ्रू की गई सप्लाई या प्रोड्यूसर्स जो सप्लाई करना चाहते हैं वो सप्लाई इन्वॉल्व की जाती है. तो एग्रीगेट सप्लाई सम टोटल है सभी प्रोड्यूसर्स के थ्रू किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का. तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई को हम डिफाइन कर सकते हैं जो डेफिनेशन हमने बोर्ड पर मेंशन की है उसके थ्रू. तो देखिए, हमने डेफिनेशन मेंशन की है, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन अकाउंटिंग ईयर. यानी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई उन फाइनल गुड्स की मनी वैल्यू है, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू है जिनको सभी प्रोड्यूसर इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करना चाहते हैं किसी एक अकाउंटिंग ईयर में. सो दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई क्या है? मनी वैल्यू है. किसकी मनी वैल्यू है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको सभी प्रोड्यूसर्स क्या करना चाहते हैं? सप्लाई करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में. सो एग्रीगेट सप्लाई की क्या फीचर्स हैं? सिंपल सी चीज, इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व किया जाता है. ये सभी प्रोड्यूसर्स के थ्रू किए जाने वाले गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है. एंड थर्ड थिंग, ये एक अकाउंटिंग ईयर में या पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में काउंट की जाती है. अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम. यहां पर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम. यहां पर जो Y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल इनकम को. अब ऐसा क्यों होता है कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल है? ऐसा क्यों होता है कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल है? देखिए, एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ठीक है, द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको सभी प्रोड्यूसर्स क्या करना चाहते हैं? सप्लाई करना चाहते हैं. तो बहुत सिंपल सी चीज है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? टोटल आउटपुट के. और वो जो टोटल आउटपुट है वो जनरेट करता है इनकम को और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में, जैसे कि रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है, सैलरी के तौर पर. तो क्या कर रही है वो? प्रोड्यूसर्स के थ्रू क्या कर रही है वो? डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी इनकम को जनरेट कर रही है. सो डेफिनेटली आउटपुट इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है इनकम. देखिए, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एक फिजिकल टर्म्स में मेंशन है, ठीक है. यानी कि यहां पर हम क्या करते हैं? मनी वैल्यू लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है. जो एग्रीगेट सप्लाई है वो टोटल आउटपुट के इक्वल है और वो जो टोटल आउटपुट है वो क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में, ठीक है, जैसे रेंट में, ठीक है, इंटरेस्ट में, रॉयल्टी में, सैलरी में. देन वो क्या करता है? उन डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके इनकम को जनरेट करता है. तो टोटल आउटपुट इक्वल है इनकम जनरेशन के. सो सिंपल सी बात है, टोटल आउटपुट इक्वल है इनकम जनरेशन के और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है टोटल आउटपुट के. तो सिंपल सी बात है कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है. हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम दोनों ही एक ही चीज है. इट मींस
बोथ आर द सेम थिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हमारी जो जनरेटेड इनकम है, यानी कि जो हमारी नेशनल इनकम है, हम उस इनकम को या तो कंजम्पशन पर खर्च करते हैं या फिर बैलेंस जो बचता है उसे सेव कर लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, इनकम या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर हम सेव करते हैं। सो इनकम का वो पार्ट, ठीक है, जो कंज्यूम करने के बाद बच जाता है उसे हम सेविंग्स बोलते हैं। सो इनकम आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। सिंपल सी चीज है, एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल है? इनकम की इक्वल है। तो एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल हुई? C प्लस एस के, यानी कि कंजम्पशन और सेविंग के सम के इक्वल हुई। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम दोनों एक ही बात है, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई भी किसकी इक्वल होगी? कंजम्पशन और सेविंग के सम के बराबर होगी। सो नाउ वी हैव टेकन अ न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ income, aggregate supply and consumption as well savings। so देखिए हम यहां अज्यूम कर लेते हैं कि नेशनल इनकम फर्स्ट 0 एंड देन इंक्रीज हो गया 100, देन 200, देन 300 एंड देन 400 एंड 500 as well 600 एंड 700। कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। ये हम सभी को पता है कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, और जो कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ये हम अपनी लास्ट क्लास में और इससे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। तो यहां जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन हम मान लेते हैं 20 है, देन हमारी इनकम इंक्रीज हुई एंड देन कंजम्पशन बिकम, इनकम इंक्रीज हुई and then consumption become 110, and then after 200 income पर हमारा कंजम्पशन 200 रहता है, एंड 300 इनकम पर हमारा कंजम्पशन 290 रहता है, एंड 400 इनकम पर हमारा कंजम्पशन 380 रहता है, एंड 500 इनकम पर हमारा कंजम्पशन 470 रहता है, एंड 600 इनकम पर हमारा कंजम्पशन 560 रहता है। ये सब कंजम्पशन हमने अज्यूम किया है। अब देखिए हमारी सेविंग्स क्या रहेगी। यहां पर हम Y से इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C से कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और S से सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इन दैट क्वेश्चन हमारी सेविंग क्या रहेगी? हम सभी को पता है इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। तो सेविंग इक्वल होगा सेविंग, देन सेविंग इक्वल होगा इनकम माइनस कंजम्पशन के, देन सेविंग इक्वल होगा इनकम माइनस कंजम्पशन के। तो सेविंग का फॉर्मूला हम सभी को पता चला है कि इनकम माइनस कंजम्पशन करके हम सेविंग्स निकाल सकते हैं। सो बेसिकली सेविंग क्या है? कंजम्पशन करने के बाद जो इनकम रिमेनिंग बचती है वही सेविंग है। सो 0 माइनस 20 माइनस 20, 100 माइनस 110 माइनस 10, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 210 10, 400 minus 380, it will be 20. 500 minus 470, it will be 30. 600 minus 560, it will be 40. So हमने यहां हमने यहां सेविंग कैलकुलेट किया, एंड विद द हेल्प ऑफ सेविंग वी कैन ऑल्सो भी कैलकुलेट कंजम्पशन। अब देखिए आप, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहां देखेंगे कि हमारी जो इनकम है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ठीक है,
अब हम यहां पर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल को। हम सभी जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इनकम के इक्वल रहती है। तो जो इनकम हमें रिप्रेजेंट हो रही है वो एग्रीगेट सप्लाई है। अब हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व को। तो देखिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व, हम सभी जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, इनकम के, और इनकम इक्वल है कंजम्पशन एंड सेविंग्स के सम के बराबर। अब देखते हैं देखिए मैंने यहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ड्रॉ किया है। दिस इज एक्स एक्सिस ओरिजिन एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम कंजम्पशन को एंड सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि कंजम्पशन और सेविंग दोनों का सम इनकम के बराबर है। अगर मैं 20 माइनस 20 करता हूं तो 0 आएगा। 110 माइनस 10 करूंगा 110 प्लस माइनस का 10 करूंगा 100 आएगा। 200 प्लस 0 करूंगा 200 आएगा। यानी कंजम्पशन और सेविंग का सम इनकम के इक्वल है। तो एक्स एक्सिस पर हम इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100, 200, 300, 400 एंड देन 500। और यहां भी हम सेविंग एंड कंजम्पशन के सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देन 600। देखिए जो इनकम कर्व है, ठीक है, या एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जीरो रहेगी क्योंकि वो दोनों कंजम्पशन और सेविंग्स का सम होता है। अगर आपका कंजम्पशन पॉजिटिव है और आपकी इनकम जीरो है, सपोज दैट कि आपकी इनकम जीरो है लेकिन आपका कंजम्पशन पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो अपनी पास्ट सेविंग्स में से कर रहे हो। इस सिचुएशन में आपकी जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कि वो कम हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, जब पॉजिटिव कंजम्पशन है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, तो आपकी जो सेविंग है वो नेगेटिव सेविंग्स हो गई, जिन्हें हम डिस सेविंग बोलते हैं। यानी कि आप अपनी पास्ट सेविंग्स में से विड्रॉल करके अपनी कंजम्पशन नीड्स को, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहां देखिए ये एकदम ही 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करने का रीजन क्या है कि कंजम्पशन और सेविंग का सम भी इनकम के इक्वल आएगा। अगर यहां 100 है सो श्योरली कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल है, एक्स एक्सिस पर जो स्केल है, सेम स्केल वाई एक्सिस पर रहेगा, जिसकी वजह से ये दोनों एकदम 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। दिस कर्व इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री का एंगल बनाती है। उसका रीजन क्या है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही एक्सिस पर जो स्केल है वो सेम है, क्योंकि इनकम इक्वल है कंजम्पशन और सेविंग्स के सम के बराबर। तो कंजम्पशन और सेविंग्स का जो स्केल आ रहा है वही इनकम का आ रहा है। तो इनमें जो चेंज भी हो रहा है वो सेम स्केल पर हो रहा है और ये दोनों ही सेम है। इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री का एंगल बनाती है एंड एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी जीरो होती है, यानी कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है।
So now we will discuss the topic consumption function or propensity to consume. So what is exactly consumption function? There is a difference between consumption and the consumption function. कंजम्पशन होता है कि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी भी गुड्स या सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन बोलेंगे। लेकिन जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड द कंजम्पशन। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि इनकम के लेवल से कंजम्पशन डिफाइन होता है। हम सभी जानते हैं कि लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन को डेफिनेटली इफेक्ट करती है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है कंजम्पशन में और इनकम में, ये रिप्रेजेंट किया जाता है कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू। सो बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द नेशनल इनकम। तो अगर हम यहां इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं तो यहां मैंने एक शेड्यूल भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। इनकम है हमारी 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड लास्ट 600 करोड़। ये सभी जो दे रखे हैं वो टर्म्स करोड़ में दे रखे हैं, क्योंकि हमें ये सब पता है कि हम पूरे देश की इनकम को लेके चल रहे हैं। एंड कंजम्पशन है 0 लेवल ऑफ इनकम पर पॉजिटिव, तो सेविंग है हमारी नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि कंजम्पशन अगर पॉजिटिव है तो सेविंग नेगेटिव होगी अगर इनकम हमारी 0 है। एंड देन क्योंकि हम अपनी सर्वाइवल नीड्स के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन जरूर करते हैं, वो मिनिमम कंजम्पशन अगर पॉजिटिव है 0 लेवल इनकम पर तो हमारी सेविंग नेगेटिव रहेगी। यहां हमेशा आपको याद रखना है कि आपका कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपकी सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है, बट कंजम्पशन आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहां मैं इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करता हूं, कंजम्पशन कर्व को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, y एक्सिस एंड देन x एक्सिस। x एक्सिस पर हम इनकम को दिखा रहे हैं, जबकि x एक्सिस पर हम इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y एक्सिस पर कंजम्पशन को। अगर हम इनकम कर्व को बनाते हैं तो इनकम कर्व हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्योंकि कंजम्पशन हमारा 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी 0 नहीं होता, वो कुछ ना कुछ मिनिमम हम सर्वाइवल नीड्स के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करते हैं। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारा कंजम्पशन 0 नहीं होता, इसकी वजह से कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जब कंजम्पशन पॉजिटिव रहता है तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट हो रहा होगा, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए ये y एक्सिस से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। जबकि हमारी इनकम 0 हो सकती है लेकिन कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता। 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज कंजम्पशन का। तो हम यहां जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कंजम्पशन कर्व है। जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा और 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन रहेगा। तो यहां अगर हम डिस्कस करें तो ये जो कंजम्पशन है जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते जा रहा है, y एक्सिस से जो हमारी कर्व स्टार्ट हो रही है यहां तक जो कंजम्पशन है इसे मैं मान लेता हूं t। तो जो OT है वो किसके बराबर है? ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर है।
ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जीरो नहीं है। तो यहां पर यह है हमारी कंजम्पशन कर्व। एट दिस पॉइंट इनकम इक्वल है कंजम्पशन के, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक इक्वल पॉइंट पर हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा जो इनकम है वो कंजम्पशन के इक्वल है। एट दिस पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। एंड देन आफ्टर अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारा कंजम्पशन कर्व ऊपर है और इनकम कर्व नीचे है। इट मींस कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहां पर कंजम्पशन बड़ा है और इनकम छोटा है, यानी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। सेम एज मैनर यहां पर अगर हम देखें इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, जबकि ई पॉइंट के बाद यहां अगर हम देखें तो इनकम कर्व ऊपर है और कंजम्पशन कर्व नीचे है, यानी कि इनकम ग्रेटर है और कंजम्पशन कम है। ठीक है, तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब कंजम्पशन ज्यादा होगा और इनकम कम होगी, सपोज दैट कि कंजम्पशन हमारा 110 है और इनकम हमारी 100 है, ये वाली सिचुएशन है ये। ठीक है, जब हमारा इनकम 100 है और कंजम्पशन 110 है, इनकम 100 कंजम्पशन 110, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है, इनकम है वो कम है, तो सेविंग कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है, यानी कि ये सिचुएशन है डिस सेविंग की। इस पॉइंट को हम बोलेंगे डिस सेविंग। ये जो पॉइंट, ये जो एरिया है, ये एरिया है डिस सेविंग्स का। सेम अगर हम बात करते हैं यहां की, ठीक है, तो यहां पर देखिए इनकम किसकी इक्वल है? कंजम्पशन के इक्वल है। जहां इनकम कंजम्पशन के इक्वल है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जहां कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो जाए और सेविंग जीरो हो जाए तो उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इनकम और कंजम्पशन का डिफरेंस ही सेविंग है। तो यहां इनकम भी 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, सेविंग जीरो होगी। ऐसा हो सकता है कि आप जितना कमाएं उतना आप कंज्यूम कर लें, ठीक है, पर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितना कमाएं उतना सेव कर लें, ठीक है, क्योंकि आपकी मिनिमम कंजम्पशन नीड्स हमेशा होती हैं। तो एक इकोनॉमी के अंदर कभी भी सेविंग उसकी नेशनल इनकम से, ठीक है, ज्यादा नहीं होगी और ना ही इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी इकोनॉमी में सभी लोग सेव कर लें अपनी पूरी इनकम को, कुछ भी कंज्यूम ना करें। यहां आप देखिए ई पॉइंट पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं यहां सेविंग जीरो होती है और इनकम और कंजम्पशन का डिफरेंस जीरो होता है। उस पॉइंट के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम बड़ी है और कंजम्पशन छोटा है, तो ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेविंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो सेविंग आएगी वो पॉजिटिव सेविंग आएगी। यहां जो सेविंग आएगी वो नेगेटिव सेविंग आएगी, और नेगेटिव सेविंग का दूसरा नाम डिस सेविंग भी है। सो बेसिकली मैंने अभी आपको समझाया कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक बार और देखते हैं हम। यहां देखिए सबसे पहले हमने इनकम कर्व को स्टार्ट किया और इनकम कर्व को हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया। जो इनकम कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है
और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। कंजम्पशन कर्व y एक्सिस से स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी। तो इसीलिए ये y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और ये पॉजिटिव स्लोप कर रही है। हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंजम्पशन पॉजिटिव स्लोप क्यों करता है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है और इनकम के कम होने से कंजम्पशन कम होता है। तो वो क्या है, इनकम पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो कंजम्पशन इनकम पर डिपेंडेंट है इसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड कंजम्पशन। लेकिन एक कंजम्पशन ऐसा भी है जो मिनिमम लेवल पर है, वो इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, जिसे हम ओटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल होती है वहां सेविंग हमारी जीरो होती है, और जो जीरो लेवल ऑफ सेविंग का पॉइंट है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जब हमारी कंजम्पशन कर्व बड़ी है और इनकम कर्व छोटी है, इस पॉइंट को हम डिस सेविंग बोलते हैं, यानी कि हमारी सेविंग कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जब हमारी इनकम बड़ी है और कंजम्पशन कर्व छोटा है, यानी हम ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं और उस इनकम में से हमारी जो कंजम्पशन है, हमारा जो कंजम्पशन है वो कम है। जब हमारा कंजम्पशन कम है तो पॉजिटिव सेविंग एग्जिस्ट करेगी। सी 300 हमारी इनकम है और 290 हमारा कंजम्पशन है, तो इस पॉइंट पर हमारी जो सेविंग है वो पॉजिटिव है, क्योंकि कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है। और इस लेवल पर जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, हम ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेविंग जीरो है। और इन पॉइंट्स पर डिस सेविंग एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि यहां कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। याद रखिएगा, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती और ना ही इनकम के इक्वल हो सकती। इन पॉइंट्स पर सेविंग पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रही है, यहां नेगेटिव सेविंग एग्जिस्ट कर रही है और यहां पर पॉजिटिव सेविंग एग्जिस्ट कर रही है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो जो टॉपिक्स को डिस्कस किया, हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कराते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन को, एग्रीगेट सप्लाई के शेड्यूल को, एग्रीगेट सप्लाई के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को, एंड कंजम्पशन फंक्शन को और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को, एंड कंजम्पशन फंक्शन के शेड्यूल को। एंड देन आफ्टर हमने डिस्कस किया डिस सेविंग, सेविंग, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन सभी टॉपिक्स को। व्हाट इज एग्जैक्टली एग्रीगेट सप्लाई? क्या है एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई उन सभी फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज की मनी वैल्यू है जिसे सभी प्रोड्यूसर किसी एक इकोनॉमी के अंदर क्या करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में या एक अकाउंटिंग ईयर में, जिसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। एग्रीगेट सप्लाई अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखिए, एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसकी इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है। इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। देन एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के इक्वल होती है, क्योंकि जो टोटल आउटपुट है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होता है, और वो जो टोटल आउटपुट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, एज रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एक्सेट्रा, और वो सब इनकम जनरेट करता है। तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई टोटल आउटपुट की इक्वल होती है और टोटल आउटपुट इनकम की इक्वल होता है। तो दोनों एग्रीगेट सप्लाई और इनकम एक दूसरे के इक्वल हुए। कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा,
यानी कि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। साइकोलॉजिकल सी बात है कि कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपकी कुछ ना कुछ मिनिमम नीड्स होती हैं जिन्हें आपको सेटिस्फाइड करना होता है। तो आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, यानी कि आपका कंजम्पशन पॉजिटिव रहता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जब हमारा इनकम लेवल जीरो है, नेशनल इनकम जीरो है और पॉजिटिव कंजम्पशन है, तो हमारी सेविंग नेगेटिव होगी। सेम अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो जब हमारी इनकम कंजम्पशन के इक्वल है तो हमारा सेविंग जीरो होगा, और जब हमारी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है तो सेविंग पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो पॉइंट है कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज एग्जैक्टली कंजम्पशन फंक्शन? देखिए, कंजम्पशन में और कंजम्पशन फंक्शन में डिफरेंस है। कंजम्पशन हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसे हम कंजम्पशन बोलते हैं। बट कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन फंक्शनल रिलेशन है इनकम, नेशनल इनकम और कंजम्पशन में। आप देख सकते हैं कि यहां मैंने एक शेड्यूल बनाया है। ये शेड्यूल कंजम्पशन और इनकम को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो यहां एक रिलेशन है कि अगर इनकम जीरो है तो भी कंजम्पशन जीरो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ। सेम अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन, यहां पर मैंने आपको एक कंजम्पशन कर्व बनाकर दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो कंजम्पशन कर्व है, ठीक है, कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप करेगा। रीजन है उसका कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन पॉजिटिव ही एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, या जीरो कभी भी नहीं होगा। यहां अगर हम देखें तो जहां कंजम्पशन हमारा एक्सेस है इनकम से, वहां सेविंग हमारी नेगेटिव है, जिसे हम डिस सेविंग बोलते हैं। यानी कि अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा है तो आप इनकम से, तो आप अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को अपनी पुरानी सेविंग्स में से कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे। जहां हमारा इनकम कंजम्पशन के इक्वल होता है, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यहां पर हमारी सेविंग जीरो होती है क्योंकि इनकम और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस जीरो होता है। एंड देन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ता है पॉजिटिवली और सेविंग भी पॉजिटिवली इंक्रीज होती है। यहां मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, वो पॉइंट था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। उसका रीजन क्या है कि कंजम्पशन और सेविंग के सम के बराबर होता है इनकम कर्व। तो जब कंजम्पशन और सेविंग में जो चेंज हो रहे हैं वही इनकम में भी हो रहे हैं, यानी कि इनकम का और कंजम्पशन और सेविंग्स का जो स्केल है वो सेम है। यानी कि एक्स एक्सिस पर जो स्केल है वही वाई एक्सिस पर स्केल है, इसीलिए दोनों इक्वल हैं और 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। I hope students you must have understood all these concepts. In my next class, I will discuss the next topic in detail. This is consumption function or the propensity to consume, जिनके की दो टाइप्स होते हैं, APC average propensity to consume and marginal propensity to consume. So students, if you have any query, then message me. I hope students you must have understood all these concepts, and in my next class I will discuss the further topics related to aggregate demand and related concepts. Thanks for watching it.